हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ थार्नडाइक का सिद्धांत, यानी थार्नडाइक का प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे आप सब लोग कि थार्नडाइक का प्रत्यय और भूल का सिद्धांत, इसको त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा वर्णित अधिगम सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्णित किया जा सकता है। नंबर 1, अधिगम का शास्त्रीय सिद्धांत। नंबर 2, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो थार्नडाइक ने दो सिद्धांत बताए हैं। एक बताया है अधिगम का शास्त्रीय सिद्धांत और एक बताया है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। आगे देखिए। अधिगम के सहचर सिद्धांत मुख्यतः उद्दीपक और अनुक्रिया के आधार पर वर्णित है, अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई उद्दीपक होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना। तो राइटर कहते हैं, थार्नडाइक का कहना था कि अधिगम क्या होता है, सहचर मतलब साथ में सिद्धांत करता है, जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया का आधार पर वर्णित होता है, और इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई उद्दीपक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का प्रतिक्रिया से संबंध हो जाता है। इन्हें उद्दीपक यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स अथवा इसको बोलते हैं आरएस थ्योरी, जो आरएस थ्योरी कहा जाता है। कुछ अनुक्रिया अपने संबद्ध उद्दीपकों के साथ स्वतः ही हो जाती है, यानी कि हम जब कोई कार्य करते हैं, सीखते हैं तो कुछ अपने आप हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता, जबकि कुछ अनुक्रियाएं समृद्ध उद्दीपक के साथ स्वतः घटित नहीं होती, वरन किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन करके उन्हें किसी व्यवस्था में बांधा जाता है। इनका मानना है कि जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो कुछ क्रियाएं उसकी अपने आप हो जाती हैं, और कुछ क्रियाएं अनुक्रियाएं हैं जो वो अपने से वो खुद करता है और घटित नहीं भी होती हैं, और विशिष्ट परिस्थितियों यानी बहुत प्रयास करने पर, प्रयत्न करने पर ही उनको व्यवस्था में बंध जाती हैं। अनुक्रिया कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है, देखें। इस प्रकार उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है पुनर्वलन से युक्त उद्दीपक अनुक्रिया। नंबर 2 होता है पुनर्वलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया। तो आइए जानते हैं पुनर्वलन उद्दीपक युक्त क्रिया कौन सी है। पुनर्वलन युक्त उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांतों को लिया गया है। कौन सी दो सिद्धांत हैं? नंबर 1 थार्नडाइक का सिद्धांत और नंबर 2 स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया? चूहे पर, और थार्नडाइक ने किस पे किया? बिल्ली पर। जबकि पुनर्वलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पावलव का सिद्धांत है। एक और राइटर हैं जिसका नाम है पावलव, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर। तो इसका क्या है? पुनर्वलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया उसमें दिखाई गई है, दर्शाई गई है। तो आइए पढ़ते हैं कि अधिगम के सहचर सिद्धांत कौन कौन से हैं। अधिगम के सहचर सिद्धांत का अर्थ है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं किसी न किसी उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। सुखद प्रतिक्रियाएं हमारी स्मृति में अधिक पुष्ट हो जाती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्या बता रहे हैं? सहचर का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं वह किसी न किसी उद्दीपक यानी करने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप होती हैं, लेकिन सुखद प्रतिक्रियाएं हमारी स्मृति में अधिक पुष्ट हो जाती, यानी हम खुशी का भाव
और खुशी के पल बहुत ही ज़्यादा मेरी हम सबकी स्मृति में, याद में अधिक देर तक बनी रहती हैं या आ जाती हैं, जबकि विपरीत अनुभव हमारी स्मृति में अधिक समय तक नहीं रह पाते हैं। यानी इनका कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हम कोई भी खुशी या किसी पार्टी या किसी कुछ पल को हम खुशियों में बांटते हैं तो वो अधिक समय तक रहता है, और जब हम कोई अनुभव स्मृति नहीं सुखी का होता है, खुशी का नहीं है, तो हम अधिक समय तक उसको अपनी यादों में, स्मृति में नहीं रख सकते हम। आगे देखिए, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपक अनुक्रिया को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। इसमें से कुछ ने पुनर्वलन को इसमें महत्वपूर्ण माना, अर्थात धनात्मक पुनर्वलन मिलने पर अनुक्रिया तत्परता से होती है। बच्चों यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं और उसमें हमें प्रयास मेरा अधिक अच्छा रहता है या हमको सफलता मिलती रहती है, तो हम क्या करते हैं, वह करने के लिए और भी हमारा ललक पैदा हो जाती है। और मैं जब तक धनात्मक मतलब हमें प्लस पॉइंट मिलता रहता है, तो वह अनुक्रिया हम करते ही जाते हैं। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो अगर हम सीख जाते हैं तो हम और चलाने का प्रयास करते हैं और भी हमारी लगन उसमें बढ़ जाती है। और आगे पढ़ते हैं, देखिए, और ऋणात्मक पुनर्वलन मिलने पर अनुक्रिया नहीं होती। और जैसे कि हम साइकिल सीख रहे हैं और बार बार हमने प्रयास किया है साइकिल को चलाने के लिए और बार बार हम गिर जाते हैं, नहीं सीख पा रहे चलने, तो हमारा मनोबल डाउन हो जाता है और इसकी वजह से हमें कोई धनात्मक क्रिया नहीं दिखाई देती और ऋणात्मक दिखाई देती, तो हम उस क्रिया को दोबारा करना नहीं चाहते हैं, हम छोड़ देते हैं कि हम साइकिल नहीं सीख पाएंगे या हम ये काम करने के लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि यहाँ पर अधिगम का सिद्धांत की सूची दिखाई गई है। अधिगम का सिद्धांत 2 भागों में बांटा है, जैसा आप ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, अधिगम के सहचर सिद्धांत। दूसरा क्या बताया, अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ये कोहलर वर्ग ने बताया है, जिसमें सूझ के सिद्धांत के बारे में बताया कि जैसे वो चिंपांजी एक है, उसको पिंजड़े में बंद किया गया और किस तरह वह उसने केले प्राप्त कर लिए, तो ये सूझ का सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत ही कहलाता है। फिर देखिए, अधिगम के सहचर सिद्धांत को 2 भागों में पुनर्बांटा है। कौन कौन सा है, पुनर्वलन उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और पुनर्वलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। फिर इसको पुनर्वलन को किसने बताया, थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बताया, और पुनर्वलन रहित अनुक्रिया सिद्धांत किसने बताया, पावलॉव ने बताया। और पुनर्वलन उद्दीपक अनुक्रिया भी स्किनर, यानी स्किनर ने और थार्नडाइक ने पुनर्वलन उद्दीपक बताया, और पुनर्वलन रहित किसने बताया, पावलॉव ने। ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इस सूची के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब आता है थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो पढ़ेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या बताता है। थार्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। इसी से जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है, तो वह उद्दीपन व्यक्ति को किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो वह प्रक्रिया हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध कर होता है। और जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है, तो वह व्यक्ति भी क्या करता है, वह विशेष प्रक्रिया के लिए उसको करने के लिए प्रेरित करता है। आगे, यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है। जैसा कि ऊपर हमने बता दिया है कि जब हमारे सुख के पल होते हैं, सुख के दिन होते हैं, तो वह बार बार खुश रहने के लिए वह कार्य करता है, दोहराता है। क्यों करता है, क्योंकि उसे उसमें संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, इसीलिए वह कार्य बार बार करना चाहता है और पुनः पुनः उसे दोहरा कर वह उस व्यवहार को सीख लेता है।
और बच्चों जिसमें खुशी मिलती है तो वो कार्य हम तो बार बार दोहरा के क्या करते हैं, सीख लेता है। और यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे नहीं दोहराया जाता है, उसे नहीं सीखा जाता है। अर्थात उद्दीपन यानी एस और अनुक्रिया मतलब आर, तो इसको हम बोलते हैं एस आर थ्योरी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है एस आर थ्योरी के रचयिता कौन है, राइटर कौन है। तो एस आर के माध्यम एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अधिगम समृद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है बच्चों, ये ध्यान देना। कभी कभी पेपर में ये पूछा जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, अथवा समृद्ध का सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना। अगला, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। थॉर्नडाइक का कई नामों से जाना जाता है। नंबर 1 थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, नंबर 3 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। अगला है, थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई विशेष उद्दीपक किसी अनुक्रिया द्वारा किसी प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार ये देखिए डेफिनेशन है, सीखना संबंध स्थापित करना है। थॉर्नडाइक ने बताया है सीखना ही संबंध स्थापित करना है। अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के उपस्थित होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। ये अनुक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, किंतु यदि पुनः पुनः वैसे ही परिस्थिति आती है तो दोषपूर्ण अनुक्रिया कम होती जाती है। यानी यहाँ पर बच्चों कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई कार्य करने लगते हैं या किसी कार्य में हमारी लगन बढ़ जाती है तो वह कार्य हम स्वतः ही अच्छे से करने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं, दोषपूर्ण अनुक्रिया कम होती जाती है, यानी उसमें गलतियाँ और कमियाँ कम होती जाती हैं। और बाद में जीव उस परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही करता है, अर्थात वह भूल और प्रयास के द्वारा सीखता है। कहने का प्रयास करते हैं, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम जरूरी नहीं वह कार्य सही करें, लेकिन हम जब करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो वह अगर हम उसको पकड़े ही रहें, उस कार्य को करते ही रहें लगातार, तो वह हमको क्या होता है, भूल और प्रयास से ही जो हमने पीछे गलतियाँ की हैं उसको सुधार करने से ही हमें सीखने का प्रयास मिलता है। आगे देखिए पढ़ते हैं। इस संबंध में थॉर्नडाइक ने अनेक प्रयोग किए गए हैं और ये प्रयोग प्राय जानवरों पर किए हैं। ये इस प्रकार हैं। तो आपको पता ही है थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग किस पे किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए, अब देखिए बिल्ली को प्रयोग कैसे किया बताते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बिल्ली पर एक प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को एक ऐसे संदूक में बंद किया गया जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था, जिसके खुलते ही संदूक खुलता था और बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर सकती थी जो उसके लिए ही रखा गया था। भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर लगा है जिसे खोलने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती थी। वह भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपक था। वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास, यानी प्रयास मतलब अनुक्रिया करती थी, अनेक प्रयास करती रही। कई प्रयास के पश्चात क्या हुआ, कई प्रयास के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया और उसने बाहर आकर भोजन किया। इस प्रक्रिया का अनेक बार दोहराया गया।
हर बार भूखी हर बार उसे भूखा रखकर यह क्रिया दोहराई गई। बाद में यह पाया गया कि उसके द्वारा की जाने वाली निरर्थक क्रियाएं कम हुईं और वह एक बार में ही सही लीवर दबाकर दरवाज़ा खोल लेती और भोजन प्राप्त कर सकती थी। देखिए बच्चों, यहाँ समझ में आ गया एक हमको किससे हमने समझा, बिल्ली के माध्यम से हमने समझा कि बिल्ली ने शुरुआत में वह अनजान थी, अपरिचित थी, नहीं जानती थी कि जो भोजन बाहर रखा गया है वो मेरे लिए रखा गया है और वह लीवर दबाने पर खुलकर हम भोजन कर सकते हैं। उसको उस बात से वह अनजान थी, लेकिन जैसे ही उसे एक बार उसने क्रिया की, उछली कूदी और उसने देखा कि अचानक उस पर पंजा चला गया और वह दरवाज़ा खुल गया, तो वैसे ही उसने अगली बार क्या हुआ, वह उससे सीख गई और सीखने का प्रयास क्या हुआ कि वह अब एक ही बार में दरवाज़ा खोलने लगी और भोजन प्राप्त करने लगी। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि नंबर 1, अधिगम का आधार उद्दीपक अनुक्रिया यानी SR थ्योरी का संबंध होता है। यानी कि यहाँ पर बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि भोजन का और बिल्ली का आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है और वह बिल्ली क्या कर रही है, उसके अंदर उद्दीपक हो रहा है, अनुक्रिया कर रही है, तभी वह उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। नंबर 2, कोई जीव उद्दीपक और अनुक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित करेगा, अधिगम उतना ही शीघ्रता से होगा। देखो यहाँ पर बच्चों, आप समझते होंगे महाभारत में एक सीन दिखाया जाता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्य को ज्ञान देते हैं और उनका निशानाबाजी तीर का एक दिन अभ्यास करते हुए एक टेस्ट लेते हैं, एक परीक्षा लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो सबको एक एक बारी करके तीर चलवाते हैं, लेकिन सबसे पूछते हैं कि वो चिड़िया पे तुमको तीर चलाना है तो तुमको चिड़िया पे तीर चलाना है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो कोई कहता है चिड़िया पूंछ दिख रही, कोई कहता है पेड़ की डाली दिखती है, कोई कुछ बताता है। लेकिन जब अर्जुन उस पर निशाना साधते तो अर्जुन क्या कहते हैं कि गुरुजी हमको चिड़िया की आँख दिख रही है। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुमने ये क्यों बताया? तो वो कहते क्योंकि हमें आँख में ही निशाना लगाना है, तो हमें अपना लक्ष्य ही देख रहे। तो यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से ये भी बात समझने में आपको हो रहा होगा कि जिस तरह अर्जुन को अपनी चिड़िया की आँख ही दिख रही थी क्योंकि वो उसका लक्ष्य था, वैसे ही बिल्ली को अपना लक्ष्य प्राप्त करना क्या था, भोजन, तो वो भोजन को ही देखती थी, इसीलिए ये प्रयास करती थी। यहाँ कहने का प्रयास यही किया जा रहा है कि अगर आप अपने लक्ष्य को देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, तो वह आप लक्ष्य को अपना पा सकेंगे और लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। और अगर आप लक्ष्य के सामने नहीं देखेंगे तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। नंबर 3, अधिगम की प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। नंबर 4, अधिगम के लिए किए गए प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक क्रियाएं कम होती जाती हैं। नंबर 5, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य, परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। नंबर 6, छोटे छोटे बालकों के जूते पहनना, जैसे चम्मच से खाना आदि के लिए सीख सकते हैं। थार्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत के आधार पर अधिगम संबंधित 3 नियम प्रस्तुत हैं। देखिए 3 नियम सूची है, क्या है? अधिगम के नियम को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मुख्य नियम, नंबर 2, गौड़ नियम। मुख्य नियम आइए जानते कौन कौन से मुख्य नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम कौन कौन से हैं? बहुविधि अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो आइए इनके नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है मुख्य नियम, और मुख्य नियम के अंतर आते हैं 3 नियम। तो सबसे पहले तीसरे में पहली हेडिंग है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम हमें क्या सिखाता है? जब कोई व्यक्ति अधिगम करने के लिए तत्पर होता है, तत्पर मतलब तैयार होता है, अर्थात कार्य करने के लिए उद्यत होता है या कार्य करने की उसके अंदर ललक होती है, तभी उसे सिखाया जा सकता है। लगन,
अब आप समझ चुके होंगे कि जब तक हम पढ़ाई टीचर क्लास में पढ़ाता रहेगा और बच्चे समझने का प्रयास नहीं करेंगे और बच्चे में अगर पढ़ने के लिए ललक होगी, लगन होगी, तो वह उसके लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार। तत्पर होने पर व्यक्ति का अधिगम कराया जाए तो उसे अधिगम करने में संतुष्टि होती है, यानी कि अगर वह तैयार है, वह ज्ञान लेने के लिए तैयार है, शिक्षक उसको ज्ञान देने के लिए तैयार है, तो वो ज्ञान लेने के लिए अगर तैयार है तो वह उसमें अधिगम करेगा। कक्षा शिक्षण में यह नियम अति महत्वपूर्ण है। देखिए, जब विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हों तभी उसे सिखाया जा सकता है, इसके लिए उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि बिल्ली भूखी न होती और उसे अपना भोजन सामने रखा हुआ दिखाई न देता तो वह बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं करती। तत्परता का अर्थ है अनुबंधन के पूर्ण होने पर संतोष मिलता है और पूर्ण न होने पर असंतोष मिलता है। इसीलिए अधिगम से पूर्व परिस्थितियाँ उचित ढंग से प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। आइए नंबर 2 हम पढ़ते हैं, अभ्यास का नियम, एक्सपीरियंस। तो अभ्यास का नियम क्या सिखाता है? थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी प्रयुक्तर, यानी कि अगर आप तत्पर हैं, शिक्षा या ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं, तो शिक्षक भी ज्ञान देने के लिए तैयार है। लेकिन उस ज्ञान को, जो शिक्षक ने ज्ञान दिया है, उसको आप अपने अंदर रखेंगे, अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर लिखते रहना चाहिए। तो इसमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी प्रयुक्तर की पुनरावृत्ति करके प्रयास किया जाता है तो अनुबंधन दृढ़ होता है, यानी कि उसका बल और विश्वास पक्का हो जाता है और वो कहता है कि हमने पढ़ा है इतना तो हम पास अवश्य होंगे। और अभ्यास के प्रभाव में अनुबंधन निर्बल होता है, अर्थात अभ्यास के अभाव, यानी आप अभ्यास नहीं करेंगे, निरंतर नहीं पढ़ेंगे, निरंतर किताबों को लिखे नहीं पढ़ेंगे नहीं और लिख के देखेंगे नहीं, तो वह क्या होता है? उसमें अभाव का उद्दीपन और अनुक्रिया अनुबंध निर्बल हो जाती है, यानी कि मेरा विश्वास, जो आत्मविश्वास है, वो आत्मबल हमारा कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। कक्षा शिक्षण में अभ्यास का नियम अति महत्वपूर्ण है। गणित, व्याकरण आदि में अभ्यास से ही भलीभांति सीखा जा सकता है, यानी कि जैसे कि हम गणित, बहुत सी लड़कियों की कमज़ोरी होती है कि वो मैथमेटिक्स नहीं सीखना चाहती, सवाल नहीं लगाना चाहती, और सवाल, व्याकरण और संस्कृत ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम बार बार क्या करें? रिवाइज करें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, तभी हम इसको सीख सकते हैं। अभ्यास से उद्दीपन अनुक्रिया संबंध अधिक दृढ़ होते हैं, किंतु अभ्यास में अशुद्ध या गलत अनुक्रिया नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध टूट जाएगा। इसे अनअभ्यास का नियम कहते हैं। इस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। तो बच्चों, परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा, उपयोग अनुपयोग। तो याद, अगला आता है प्रयास का नियम। प्रयास के नियम क्या बताते हैं थॉर्नडाइक? प्रयास का नियम, थॉर्नडाइक का मानना है कि जब किसी उद्दीपक की प्रति कोई अनुक्रिया प्रदर्शित होती है और उससे संतोष मिलता है तो अधिगम प्रभावकारी होता है। इस अनुक्रिया को पुनः पुनः करने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु यदि कोई अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यही अधिगम का प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम में क्या बताया है कि अगर हम सुखद कोई होती है क्रिया तो हम उसको करते हैं, और नहीं तो दुखद क्रिया होती तो उसको प्रयास करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार अधिगम में संतोष दोनों संबंधित है। इसके साथ ही पुरस्कार और दंड से भी संबंधित किया गया है। थॉर्नडाइक का मानना है कि पुरस्कार अधिगम में सहायक होता है और दंड अधिगम में बाधक होता है। देखिए बच्चों, क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी बच्चे को आगे बढ़ाना है और उसकी उन्नति देखनी है तो उसको पुरस्कार से सम्मानित कीजिए, पुरस्कृत कीजिए। तो पुरस्कार के देकर क्या होता है कि हम उसको पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो आगे करने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता है। अगर हम उसको डांटते रहें, मारते रहें, चिल्लाते रहें, तो वो कहेगा, वो उसका मनोबल डाउन होगा, तो वो करने का प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे यदि किसी बच्चे को किसी कार्य में सफलता के लिए पुरस्कृत किया जाए तो वह उस क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा, और यदि किसी कार्य के लिए उसे दंडित किया जाए तो वह उस कार्य को पुनः नहीं करेगा। इस नियम को पुरस्कार व दंड का नियम भी कहा जाता है। तो ये कौन से थे? मुख्य नियम। अब आते हैं हमारे गौड़ नियम। 5 गौड़ नियम हैं,
तो थार्नडाइक के अनुसार गौड़ नियम कौन कौन से हैं? थार्नडाइक ने उपयुक्त 3 नियमों के अतिरिक्त अधिगम के 5 गौड़ नियम को प्रतिपादित किया है। वो इस प्रकार है। नंबर 1 क्या है? बहुविधि अनुक्रिया का नियम। इस नियम के आधार पर अधिगमकर्ता सही अनुक्रिया प्राप्त करने के पूर्व अनेक अनुक्रियाएं करता है और सफलता प्राप्त होने पर उस अनुक्रिया को ही दोहराता है। यही अधिगम है। इस प्रकार प्रयास त्रुटि का शिक्षा में यह महत्व है कि व्यक्ति अपने प्रयास से सीखता है। अगला आता है मनोवृत्ति का नियम। सेकंड नंबर मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? अधिगम के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। अध्यापक छात्रों को अनेक प्रकार से सीखने के लिए तत्पर करता है, किंतु जब तक छात्र स्वयं सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे या उनकी मनोवृत्ति अधिगम की नहीं होगी, तब तक अधिगम नहीं हो सकेगा। अर्थात टीचर कितना भी प्रयास करे, कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे, जब तक वह छात्र नहीं सीखेगा तब तक अधिगम नहीं होगा। अर्थात छात्रों की उद्दीपक के प्रति मनोवृत्ति का प्रभाव अनुक्रिया पर पड़ेगा। तीसरा नंबर आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया क्या कहती है? थार्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता अनेक तत्वों में से वांछित तत्वों का चयन करके अनुक्रिया करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के समाधान के लिए अधिगमकर्ता में आवश्यक व वांछित तत्वों के चयन करने की क्षमता होती है। इसमें क्या बता रहे हैं कि हम किसी पॉइंट पर किस पर हमें क्या करना है वो हम अपना चुनेंगे। हमें इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, हम क्या करना चाहते हैं वो छात्र की समस्या पर डिपेंड करता है। अगला आता है सहचर या सादृश्यता का नियम। इस नियम के अनुसार अधिगमकर्ता किसी नवीन समस्या के समाधान के लिए पूर्व में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं को दोहराता है। यानी पीछे हमने जो किया है उनको वह दोहराने का प्रयास इसमें करता है। सादृश्यता मतलब होता है कि स्पष्टता, शुद्धता, यानी हमने जितना सीख लिया उसमें कितने हमारे सही रहा, सही कार्य किया, उसको दोहराना सहचर का नियम। कक्षा शिक्षण में अध्यापक इसी नियम के आधार पर पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंधित, यानी हमने पूर्व ज्ञान क्या सीखा है और पूर्व ज्ञान से ही हमने एक नया ज्ञान क्या लिया है, वह हमें सादृश्यता का नियम सिखाता है। अगला आता है सहचर परिवर्तन का नियम। सहचर परिवर्तन का नियम क्या है? आइए पढ़ते हैं। थार्नडाइक के अनुसार पूर्व में की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो नवीन उद्दीपक उत्पन्न होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार प्राप्त ज्ञान का उपयोग के समान परिस्थिति में किया जाता है। अब आता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का क्षेत्र में अनुप्रयोग, यानी कि इसका अनुप्रयोग किस क्षेत्र में है। प्रयोग अभी बताया, अब अनुप्रयोग क्या है। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। पुनर्वलन का विचार भी प्रस्तुत किया है और बताया है कि जब अधिगमकर्ता का सुखद अनुक्रिया होती है तभी अधिगम होता है। कक्षा शिक्षण में यह सिद्धांत अनेक विधि उपयोगी है। नंबर 1 छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सिद्धांत उपयोगी है। नंबर 2 मंदबुद्धि बालकों का अधिगम प्रयास व त्रुटि द्वारा किया जा सकता है। नंबर 3 गणित, नृत्य, संगीत, टंकन आदि में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 इस सिद्धांत के आधार पर समस्या समाधान एवं शिक्षक द्वारा निर्देशन के द्वारा विद्यार्थियों का अधिगम किया जा सकता है। अब आता है थार्नडाइक के सिद्धांत का मूल्यांकन, यानी बच्चों ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं उसका मूल्यांकन क्या है देखते हैं। थार्नडाइक ऐसे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित अनेक प्रयोग जानवरों पर किए। अधिगम में पुरस्कृत के प्रत्यय का विचार प्रस्तुत किया तथा पुनर्वलन के सिद्धांत पर महत्व दिया। थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सहचर को अधिगम का आधार बताया तथा अधिगम के महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और सहचरवादियों का सिद्धांत ही है। इस रूप में अधिगम प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है,
जिसका अर्थ है कि उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा अधिगमकर्ता जितनी शीघ्रता से समस्या से संबंध स्थापित कर लेता है वह उतनी ही शीघ्रता से कार्य सीख जाता है। कक्षा शिक्षण में यह सिद्धांत उपयोगी है। देखिए बच्चों, मूल्यांकन में उन्होंने क्या बताया है कि जितनी शीघ्रता से कोई कार्य सीखेगा उतनी शीघ्रता से ही वह शिक्षण कार्य में आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, कुछ राइटर हैं जिन्होंने प्रयास और त्रुटि की आलोचना भी की है, तो आइए आलोचना पढ़ते हैं। इसके उपरांत भी थार्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना की गई है। कुछ आधार पर इस प्रकार है। थार्नडाइक का सिद्धांत अनगलत प्रयास प्रयत्नों पर बल देता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह आलोचना लेखकों का मानना है। यह सिद्धांत छोटे बच्चों या मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। पुनः पुनः अभ्यास रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। ये क्या है? आलोचना का सिद्धांत। तो बच्चों, आज हमने आपको क्या बताया? थार्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम एसआर थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं और संबंध और बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और ऐसा और बच्चों, इस थ्योरी के माध्यम से आपके कई क्वेश्चंस तैयार होते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जिसमें हम आपसे कहेंगे कि आप इनकी थ्योरी बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं वो मैंने सारा बता दिया है। आपसे निवेदन है आप उनको पढ़ के इनसे कई क्वेश्चंस तैयार करें। और आज इतना ही। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे, फिर एक नई वीडियो आपके लेके आएंगे नए राइटर के रूप में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए। नमस्कार।